नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम ये लेके आए हैं टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट का 11 नंबर का पेपर है। इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैथ्स वाला सॉल्व कराएंगे आपके मनीष गुप्ता सर। ये टेस्ट सीरीज का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है आपका, और आप आसपास में जो बच्चे हैं उनको भी टेस्ट सीरीज के बारे में बताइएगा। फ्री टेस्ट सीरीज है और इसका लाभ आप उठाइए। और हमारा प्रयास यही है कि आपके जो पेपर में मैथ रीजनिंग वाला जो पोर्शन है आपका स्ट्रॉन्ग कराएं। इसके लिए हमने ये बच्चों टेस्ट पेपर आपके लिए शुरुआत करी है, ठीक है। चलिए 11 नंबर का पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है, बैंक से शुरू करने के बाद महेश दक्षिण में कुछ मीटर की दूरी तय करता है। कुछ का नाम नहीं दे रहा है बच्चों कितना, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ का मतलब इतना मान लेता हूँ, ठीक है। कुछ का मतलब x मान लेता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। फिर उसके बाद में यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 25 गया, और उसके बाद में फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 55 गया। ये 55 हो गया, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की जो दूरी बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है 125 मीटर है। तो आपसे कह रहा है x की दूरी पूछ रहा है कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये लाइन आप यहाँ से मिलाओगे, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 20 हो गया, और ये बच्चों हो गए आपके 25। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपने हो गया 75 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस x का स्क्वायर बराबर है 125 के, ठीक है। अब स्क्वायर हटाना है, ये रूट हटाना है, तो यहाँ स्क्वायर छट जाएगा। तो मतलब 75 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस x बराबर हो जाएगा 125 का स्क्वायर। सही है भाई। तो ये होता है 56 25, ये होता है 25, 25 प्लस x का स्क्वायर बराबर इसका होता है 15,625, ठीक है। अब इसको इधर ले आए, तो 25 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर है 15,625 माइनस 5625 बराबर आएगा बच्चों 10,000, ठीक है। 10,000। अब इसमें 25 प्लस एक्स बराबर 10,000 पे रूट चढ़ा दो, तो इसका मतलब कितना आ गया, 100 आ गया, ये है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। 100 में 25 माइनस कर दीजिए 75, 75 x की वैल्यू आएगी। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लीजिए। यहाँ x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, और x का मान जो आएगा कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया था। यहाँ पर लिखा है बच्चों, रेवती सुजीत की बहन है। तो रेवती जो है वो बहन है, किसकी बहन है, कि सर सुजीत की बहन है। रेवती सुजीत की बहन है। प्रांजल की माँ की शादी सुजीत से हुई है। इनके बेटे का नाम है बच्चों प्रांजल, ठीक है। और भाविता का एक बेटा एक बेटी है। लोपा प्रांजल की बहन है, ये है बच्चों लोपा। और भाविता का पोता है, प्रांजल भाविता का पोता है, मतलब सुजीत की माँ का नाम लिख देते हैं अपन भाविता। पोता वाली गणित जो है वो पूरी हो जाएगी। आगे लिखा है कि लोपा रम्या की पुत्री है। सुजीत की पत्नी का नाम हो जाएगा रम्या। तो रेवती का रम्या से क्या संबंध है, रेवती रम्या की जो है ननद है, पति की बहन, हस्बैंड सिस्टर्स। ये आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आ रहा है वो है अपना कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। कोडिंग डिकोडिंग से ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगा इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर मोस्ट का जो कोड है वो 134 है, एम का 13, ओ का 15, 19 और 20, ठीक है। अगर इनको जोड़ा जाए तो यहाँ से जोड़ लेते हैं बच्चों। यहाँ से आ रहा है अपना, एक तो आ गया यहाँ से 39, और यहाँ से आ गया 8, 28, 7 और 6, 67 का डबल 134, ठीक है। ऐसा ही इसमें हो रहा है। यहाँ से 6 आ गया, 21 आ गया, 18 आ गया, 45, 45 का डबल 90। और इसी तरीके से हमें आंसर निकालना है, SUCCE डबल एस, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमें पता करना है कितना आएगा। तो
तो यहाँ से अगर देख लेते हैं हम, एस का है 19, यू का है 21, सी का है 3, 3, 5, 19 और 19, ठीक है, 19, 19, 19, तो 57, 57 के बाद में यहाँ से आ रहा है सर आपके 21 और 6 27, 27 और 5 32, ठीक है, 89 आ रहा है, 89 का डबल 178। ऑप्शन की बात करें कहीं है 178? यस सर। तो आंसर बी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे ये वीडियो जो है वो आप तक टाइम से पहुंचते रहेंगे हमारे। और साथ के साथ मैंने रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी बच्चों स्टार्ट की है। ये प्रैक्टिस सेट के करीबन बहुत सारे सेट मैं अभी तक डाल चुका हूँ। उन प्रैक्टिस सेट को भी आप देखिए, इनको देखने में आपको जो है वो फ़ायदा बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, एक बार पढ़ लीजिए 4th नंबर को, फिर मैं एक बार शुरू करूँगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो एक बार 4th नंबर को क्या लिखा है। और इसमें ये जो एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और इसको अपन सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए सभी। हाँ जी, तो देखो 4th नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी है। चाहे लड़की का जो बैकग्राउंड है चाहे वो बढ़िया है, मतलब बढ़िया से मतलब अमीर घर की है चाहे गरीब घर की है, सबके लिए फ्री कर दिया है, ऐसे कह रहा है। अब कह रहा है कि इसके लिए अब हमें पता करना है कि यहाँ पर इस आधार पर कौन सी बात जो है वो सही है वो पता करना है। पहला, अच्छा सामाजिक कल्याण कानून यह शुरू में लड़कियों के लिए है क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से वंचित हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सभी के लिए मुफ्त शिक्षा लागू की जाएगी। देखो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुफ्त शिक्षा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप गरीब बच्चे जिनको ज़रूरत है, गरीब लड़कियां हैं, लड़के हैं, चाहे तो आप लड़कियों के लिए भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सक्षम नहीं है, जो पैसे नहीं दे सकते, उनके लिए फ्री कर दीजिए, बट सबके लिए फ्री करना ये जो है वो सही नहीं है। पहला गलत है। यह लिंग पक्षपाती है क्योंकि अगर कोई गरीब या औसत व्यक्ति अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षित करना चाहता है तो उसे अधिक बिल का भुगतान करना होगा। यदि आप किसी कानून योजना बिल पेश करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में यह किसी विशेष लिंग का पक्ष नहीं लेना चाहिए अगर वे वास्तव में शिक्षा के बारे में चिंतित हैं। तो बिल्कुल सही, करेक्ट बात है सेकंड, ठीक है। थर्ड में क्या लिखा है, आपसे कह रहा है लिंग के आधार पर गरीब या औसत व्यक्ति के अंतर ना करें, एक गरीब लड़के या आदमी को भी मिलना चाहिए अधिकार। बिल्कुल ये बात भी सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल सेकंड और थर्ड वाली बात सही है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। 4th नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। यद्यपि हमारे पास CARE और ONICRA जैसी रेटिंग एजेंसी हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए IT कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। अच्छा, तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर कह रहा है हमारे पास में इसके जैसी एजेंसियाँ, रेटिंग एजेंसियाँ हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए IT कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है, ऐसे कह रहा है। तो इससे आपको ये पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष लगाया जा सकता है, ठीक है भाई। ये निष्कर्ष हमें पता करना है कौन सा लगाया जा सकता है। पहला, IT कंपनियों के वित्तीय मूल्य का आकलन अलग तरह के कौशल, अंतर्दृष्टि और दक्षताओं की मांग करता है। बिल्कुल, कथन को देखकर ये निष्कर्ष क्या है, सही है। सेकंड की बात करें, सेकंड में कह रहा है कि अब IT कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने निवेश की सुरक्षा मिलेगी। ऐसा कहीं ऊपर क्लियर नहीं लिखा है कि निवेश की सुरक्षा मिलेगी। ये वाली बात जो है निष्कर्ष की गलत है। सही निष्कर्ष जो आएगा वो ओनली फर्स्ट आएगा। ए ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्या लिखा है, विद्यालय परिसर के निकट स्कूल बस में एक ट्रक
के टकरा जाने से बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई है। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। आगे कह रहा है अधिक गति के कारण ट्रक ड्राइवर संतुलन खो बैठा इसलिए टक्कर हुई है। कारण भी बता दिया किस लिए टक्कर हुई है। अब इससे आपसे कार्रवाई पूछ रहा है बच्चों, सरकार को शहर में चलने वाले सभी ट्रकों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए सबके। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं बच्चों, ये सॉल्यूशन नहीं है, पहला गलत है। ठीक है। सेकंड में कह रहा है सरकार को विद्यालय परिसर के निकट सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध कर देना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंध नहीं कर सकते, ये भी क्या है? गलत है। सी, सरकार को एक उच्च स्तरीय कार्यबल को गठन करना चाहिए जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाए। यस, ये करेक्ट कार्यवाही है, सरकार को ये करना चाहिए। फिलहाल सी ऑप्शन जो है बच्चों आंसर करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ की बात करें। इस आकृति में बच्चों अपन को चतुर्भुज काउंट करने हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। क्वाड्रिलेटरल गिनने का तरीका देखो, मैंने क्लास में बताया था आपको। यहाँ से 1 + 2 + 3 कितने का सेट है? 6 का। 1 + 2 + 3 6 का। 1 + 2 ये 3 का, 15 तो सीधे हो गए। 15 के बाद मैं पूरे डायग्राम की बात करूं तो पूरे डायग्राम में सिंगल सिंगल वाले तो मैंने ये काउंट कर लिए। वैसे ये 1 + 2 + 3 6 का सेट होता है। 3 मैंने गिन लिए थे, तो बचे हुए कितने हैं? 3। 12 3 सॉरी 15 3 18 हो गए। 18 के बाद में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको मैंने कहीं से नहीं गिनाए क्वाड्रिलेटरल को? एक तो ये रह गया, कहीं से काउंट नहीं किया बच्चों। एक ये कहीं से काउंट नहीं किया। 2 के बाद एक ये रहा देखो बच्चों 3, और एक ये रहा 4। 4 को कहीं से नहीं गिना। 18 और 4 यानी 22 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देके आना है, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल आकृति में जो चतुर्भुज होंगे वो कितने होंगे? 22 होंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल आ चुका है। 4 लड़के हैं, RSTU एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं। अच्छा, और जरूरी नहीं है इस क्रम में हो। 4 लड़कियां हैं ABCD और लड़कों की तरफ मुंह करके बैठी हैं ये, तो ठीक है। फिलहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि 4 लड़का हैं और 4 लड़की हैं। लड़कों का मुंह तो दक्षिण में है, RSTU, और बच्चों ABCD। लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के इधर बैठेंगे। कौन कैसे बैठेगा वो हम पढ़ लेते हैं, उसके आधार पे फिर इनको अभी अपन बैठा लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि C और R एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत बैठते हैं। C और R एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत बैठते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि A और S एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत बैठते हैं। A और S भी, ठीक है, A और S भी एक दूसरे के विकर्णवत बैठते हैं। इसको भी अभी अपन ले लेंगे। आगे लिखा है TR का पड़ोसी होना चाहिए। TR का पड़ोसी, इसको भी ले लेंगे। DC का पड़ोसी है, इसको भी ले लेंगे। D के सम्मुख कौन है? एक काम करते हैं, इसको रखना शुरू करते हैं हम। ठीक है, लड़कियां यहाँ बैठेंगी। C के विकर्णवत विपरीत जो है वो कौन है? R है। और A के विकर्णवत विपरीत कौन है बच्चों? S है। विकर्णवत ऐसे होता है, तो यहाँ A और यहाँ पर कौन? S। ठीक है, आगे लिखा है कि A व S एक दूसरे के विकर्णवत है। TR का पड़ोसी है, TR का पड़ोसी है। T यहाँ आएगा तो U यहाँ आ जाएगा। और आगे लिखा है DC का पड़ोसी है। D जो है वो C का पड़ोसी है, D C का पड़ोसी है। तो बचा कौन है फिर? B बचा है। ये जो है पंक्ति बन चुकी है। आपसे पूछा गया है D के सामने कौन बैठेगा? U बैठेगा। तो C ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये पंक्ति जो है सॉल्व होगी। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे कहा गया है कि रेशनल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर में सही डायग्राम कौन सा है। सही डायग्राम जो आएगा बच्चों वो डी ऑप्शन इस बात का समर्थन करेगा। ये वाले जो होंगे, ये वाले होंगे बच्चों होल नंबर। सेकंड नंबर का जो होगा वो रेशनल होगा, और ये होगा बेटा रियल नंबर। डी ऑप्शन जो है इस बात का सही समर्थन करेगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये लॉजिकल वेन डायग्राम से था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो अल्फाबेट सीरीज का एग्जाम्पल है। यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो देखो P से Q की अगर बात करें तो ये +1 होता है।
आर से टी की बात करें तो बच्चों ये +2 होता है, बचे हुए ऐसे के ऐसे लिखे हैं, मतलब शुरू के 2 अक्षर चेंज हो रहे हैं। अगले में देखते हैं, अगले में अगर देख रहा हूँ दूसरे से तीसरे में देख रहा हूँ, तो इस बार शुरू के 2 अक्षर तो ऐसे के ऐसे हैं, थर्ड और फोर्थ चेंज हुआ है, यहाँ से +3 कर दिया है और यहाँ से बच्चों +4 कर दिया है, ठीक है। बचे हुए सारे अक्षर ऐसे के ऐसे हैं। इससे इस पे जाएंगे तो कौन कौन से चेंज होंगे कि सर फिफ्थ और सिक्स नंबर का चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है ये तो ऐसे कैसे आने वाले, क्यू टी आर के तो ऐसे कैसे आएंगे। उसके बाद में आर में +5 करोगे तो डब्लू आता है, ई में +6 करोगे तो के आता है, ठीक है। डब्लू के सब में, क्यू टी आर के तो सब में है, पहला वाला कट गया। उसके बाद में डब्लू के बी जो है इसमें नहीं है, डब्लू के है। उसके बाद में फिर क्या आने वाला है आखिरी में, एस एस, एस एस आने वाला है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नंबर है 11। इसका जल प्रतिबिंब बनाना है मुझे। जल प्रतिबिंब में देखो ए ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि डी का जल प्रतिबिंब डी होता है, तो ए में डी सही नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन तो कट गया है, ए के बाद एफ सही है इसमें। यहाँ पर एफ के बाद में देखो बच्चों, एफ के बाद में एन का नंबर है, इन दोनों में एन है ही नहीं, तो ये दोनों कट हो गए। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों पेपर अपना 11 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहले ये टेस्ट पेपर आप दे लीजिए अपने रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे, फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट पेपर मिलेगा आपको। टेस्ट दे लीजिए पहले, टेस्ट देने के बाद में फिर ये वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैथ की क्लास शुरू हो रही है, देखिएगा आप, है ना। बढ़ते हैं आगे, मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। टेस्ट नंबर जो अपना 11 है उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे टेस्ट के अंदर उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन था मैथ्स का वो किससे रिलेटेड था, एसआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेश इन्वेस्टेड 10,000 बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम ए एंड बी एट द सिंपल रेट of 8% and 10% respectively. If the total interest earned in 2 year is 1680, then amount invested in scheme A, ये आपको बताना है। सिंपल सा कहना ये चाह रहा है कि टोटल धन कितने का है, 10,000 का। इसको दो में स्कीम में इन्वेस्ट करना है, एक स्कीम ए में और एक स्कीम बी में। स्कीम ए को 8% के रेट से देना है और स्कीम बी को 10% के रेट से देना है। तो मैं इसमें मिश्रण लगा दूंगा, उसके लिए मुझे टोटल पर रेट पता होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल प्रिंसिपल 10,000 है, टोटल ब्याज जो है 1680 है और कितने साल का है, 2 साल का। तो टोटल रेट क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि सर ब्याज 1680 का है, ठीक है, गुना किसका, 100 का। मूलधन मेरे पास कितना है सर, 10,000 है, ठीक है, और समय कितने का, 2 साल का। सर ये 3 जीरो कैंसिल, 2 से मैं काट दूं तो यह 84 बार, और 84 में 10 का भाग लगाओगे तो 8.4%। तो आपने कहा कि सर टोटल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.4 का है। यहाँ से मिश्रण से रेशियो निकाल लेंगे, ए को कितना धन मिला, बी को कितना धन मिला। बताओ 10 में से 8.4 घटाओगे 1.6 आएगा परसेंट में, और 8.4 में से 8 घटाओगे 0.4% में आएगा। इनको सरल कर दोगे तो सर ये 4 से 1 बार और ये 4 से कितनी बार, 4 बार। तो मैं आपसे पूछूं कि स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट हुआ, तो 4 के रेशियो में, और स्कीम बी में कितने के में इन्वेस्ट हुआ, तो 1 के रेशियो में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 5, और क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो सर 10,000। 5 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा, आपने कहा 2,000। तो मुझसे पूछा स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट है, तो 4 गुना कितना, 2,000। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8,000। 8,000 रुपये स्कीम ए में इन्वेस्ट किया गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 मीटर इंटू 35 मीटर आयत है, ये आयाम नहीं है, आयत वाले, आयाम है, सॉरी आयाम ही है, आयाम वाले एक आयताकार मैदान के बाहर 2.5 मीटर की एक समान चौड़ाई की एक पथ बना हुआ है। यही वाला केस जो आपको बार बार क्लास में पढ़ाया है
कि भैया ये बाहर 2.5 मीटर चौड़ा क्या बना है, रास्ता बना है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई पता है, ये 45 है और 35 है, तो मुझे इसका एरिया बनाना है, बताना है, रोड का एरिया बताना है, पथ का एरिया बताना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला आपको याद करवाया था, मैंने कहा था 2 गुना सड़क की चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ प्लस आएगा कब, जब रास्ता बाहर की तरफ बनेगा 2D। अगर रास्ता इसके अंदर होता तो यहाँ -2D आ जाता, बस फॉर्मूले में बैठा दो 2। डी का मान कितना है, तो कितने मीटर चौड़े की बात कर रहा है, 2.5, तो 2.5। लंबाई कितना, 45, चौड़ाई कितना, 35, प्लस 2 गुना कितना, 2.5। अब इनको सॉल्व करना है, ये गुना करोगे तो सर 5, 2.5 का 2 गुना 5, 45 और 35 कितना, 80, और ये 5, तो आपने कहा सर 85। 85 में 5 का गुना कर दो, ये साफ साफ दिख रहा है कितना होगा, 425। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 425 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट उत्तर। आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते काम चल जाता। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी आसान है, रेशियो से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। जहां बी का वैल्यू आपको 96 दिया है, तो आपको बताना है ए और सी के मानों का संभावित युग्म हो सकता है, मतलब ए और सी के मान कौन कौन हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है अंतःपदों का गुना बराबर बाह्य पदों का गुना, तो बी गुना बी, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है रेशियो में। अब मुझे एक बात बताओ, b का मान 96 है, तो 96 का वर्ग का मतलब 96 गुना 96, ये AC है। अब यहां से मुझे फाइंड आउट करना है कि भैया a का मान और c का मान क्या क्या लिया जा सकता है। एक तो तरीका क्या है, 96 का वर्ग कर लो, जो भी आएगा वही a गुना c होगा। तो यहां से गुना करके देख लो a और c को, कि भैया जिसके गुना करने पर यहाँ a और c का मान इसके बराबर आ जाएगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे इसने a का मान लिया है, जैसे इसने c का मान लिया है, वैसे सेट करने की कोशिश करते हैं। ए का मान और सी का मान सेट करते हैं। बताओ ये 96 है, तो इसको लिख सकते हो 16 छक 96, बोलोगे हाँ। या फिर तुम ऐसा भी तो कह सकते हो, जरा गौर से देखो, इसको ऐसा भी तो कह सकते हो, सर 32 का 3 गुना 96 होता है, बोलो हाँ या ना। 32 का 3 गुना क्या होगा, 96, तो बोलोगे हाँ। और बराबर AC रहने दो। मुझे एक बात बताओ, 32 तो मुझे मिल गया, मैंने ऑप्शन में देखा था कि एक जगह कहाँ था 32, तो ये 32 निकाल लिया। अब इनको गुना करके देखो, तो आपने कहा सर 6 18, 9 27 और 1 28, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 96 गुना 96 को क्या लिख लो, तो आपने कहा सर 32 गुना 288, तो ए का मान यहाँ से क्या हो गया 32 और सी का मान क्या हो गया 288। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट उत्तर। ऐसे ज्यादा तामझाम लग रहा है तो बस 96 का वर्ग कर लेते। 96 का वर्ग करते तो आप क्या कहते, 0 4, 4 का वर्ग कितना 16, 0 4 नहीं, 4 का वर्ग कितना होता 16, और ये 92, 92 16। अब यहाँ गुना करके चेक कर लेते, इन दोनों गुना करते, इन दोनों गुना करते, इन दोनों गुना करते, इन दोनों गुना करते, जिनको गुना करने पर 9216 आ जाता वही ऑप्शन सही। इनको गुना करके चेक करना, 9216 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते थे, आपकी इच्छा थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो आसान सा है, किसका क्वेश्चन है, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 15,000 रुपए और 30,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मतलब अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है ए और बी का वह कितना है, तो सर 15,000 का है, और कितने हजार का है, 30,000 का है। बताओ क्या मैं इसका रेशियो ले सकता हूं, बोलोगे हाँ। ये 15,000 से एक बार और ये 15,000 से 2 बार, तो अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो 1:2 है। फिर क्या कहा, यदि ए और बी क्रमशः 1:5 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, मतलब प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 1:5। तो आपसे टाइम का रेशियो पर पूछ रहा है। आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो अमाउंट इंटू टाइम, जो इन्वेस्टमेंट है इंटू टाइम ये होता है। तो अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना होगा तो प्रॉफिट में अमाउंट का इन्वेस्टमेंट का क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो बताओ प्रॉफिट 1 का, इन्वेस्टमेंट 1 का, 1/1, प्रॉफिट 5 का, इन्वेस्टमेंट 2 का, तो 5/2। तो इधर तो 1, इधर 5/2, इसी को सरल कर दोगे तो आप कहोगे 2:5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:5। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से घबराना मत, कर लेना तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या P है 150 से 15% अधिक है। जो संख्या P है ना 150 से 15% अधिक है,
तो मुझे एक बात बताओ, 150 का पहले 15% निकालो और उसको 150 में जोड़ दो तो पी का मान आ जाएगा, बोलोगे हाँ। अब 15% निकालो कैसे, तो मौखिक निकालो। क्यों, मैं इस 15% को 10% प्लस 5% लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ। 150 का 10% कितना होगा, देखो 150 तो रहने दो, प्लस 150 का 10% कितना होगा, तो आपने कहा सर 15 होगा। और 10% अगर 15 होगा तो 5% क्या होगा, तो 15 का आधा 7.5। तो यही तो टोटल हो जाएगा पी। 150 में 15% का मान जोड़ दिया तो 150 में 15% का मान क्या आया, तो 15 और 7.5, तो ये कितना हो गया 22.5, और ये 150, तो 172.5 की इसका वैल्यू आया पी का। अब आगे क्या कह रहा है कि पी से 15% कम है, मतलब भैया अगर ये 100 है तो 15% कम कर दो, ये 85 होगा। आप चाहो तो काटा पीटी भी कर सकते हो, 5 से 17 बार और 5 से कितनी बार, 20 बार। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, वैल्यू मुझे किसका निकालना है, के का। वैल्यू मुझे किसका निकालना है सर, के का। तो सीधी सी बात है कि सर पी का वैल्यू मेरे पास कितना है 172.5 और यहां कितना है 20, तो मैं कहूंगा सर 172.5 बटा 20, और के का वैल्यू निकालना है तो 17 का गुना। मतलब ये है कि 20 से इसको काटो, जितनी बार में कट जाए 17 से गुना कर दो, वही काम तो कर रहे हैं। अब थोड़ा और आसान बना लेते हैं इसको, जीरो को नीचे लिख देते हैं। अब बताओ जो कटने वाला है काटते हैं। मुझे बताओ ये 25 से कट जाएगा, तो आप कहोगे जी सर 25 से कट जाएगा, 25 से कितनी बार सर 8 बार, 25 अठे 200। इसको अगर मैं काटूं तो 25 से काटो तो 25 छक कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा 22 और यहां से 5, तो 225। 25 से कितनी बार 9 बार। अब कुछ काटा पीटी नहीं हो रहा तो इनको इनको गुना करके 8 का भाग लगा दो। 17 छक कितना होता है सर 102 होता है, और एक जीरो बैठा दो। और 17 नमक कितना होता है सर 153 होता है, बोलो हाँ या ना। 3 7 1 1, तो आपने कहा 1 1 7 3 और बटा में क्या 8, 8 से भाग लगाओ। बताओ 8 एकम 8 कितना बचेगा 3, 8 एकम 8, 3 और 7 कितना 37, तो 8 चौका 32। ठीक है, अब कितना बचेगा, तो 5 और 3, तो आप क्या कहोगे 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48, फिर कितना बचेगा, ये 53 था, 48 5 बच जाएगा जीरो, फिर वापस कितना 8 छक 48। ठीक है, वापस कितना बचेगा 2, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 146.625 क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। 8 से बस भाग लगाते गए, कट गया कितनी बार में 146.625, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ग्राफ जो दिया है किसका किसका ग्राफ है, डिमांड का और प्रोडक्शन का। अब देखो ए में डिमांड क्या है, तो 3000, प्रोडक्शन कितना है 1500। इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, तो देखो समझना। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनी हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, मतलब डिमांड प्रोडक्शन से जो ज्यादा है उनका रेशियो मोर प्रोडक्शन देन द डिमांड। आपसे क्या कह रहा है कि डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है उन कंपनी का और प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा है उन कंपनी का रेशियो बताए। ऐसे कितनी कंपनी उनका रेशियो बताएं, तो बताओ डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, पहले यही बोल रहा है कि डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, और दूसरे में क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से। ऐसी कितनी कंपनी है, तो पहले डिमांड देखो, यहां डिमांड और ये प्रोडक्शन, तो बताओ इस ए वाले में डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन प्रोडक्शन से, तो आपने कहा एक ये डेटा ले लेंगे। डिमांड यहां ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो दूसरा ये। डिमांड यहां ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो तीसरा ये। मतलब 3 कंपनी ऐसी है जहां डिमांड प्रोडक्शन से क्या है ज्यादा है। ठीक है, बाकी के 2 कंपनी में देखो प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से और यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से, तो बाकी की जो 2 कंपनी है वहां प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से, तो इनका ही रेशियो पूछ रहा था। आंसर कितना 3:2, ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 120 प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 80 है। ठीक है, 120 डेटा है जिसका आपको एवरेज दिया है, माध्य कितना दिया है 80 दिया है। कह रहा है प्रत्येक में 10 घटाया जाए। अब सुनना मेरी बात, 120 डेटा है, 120 मान है, इनका एवरेज कितना है 80 है, इनका माध्य कितना है 80 है। कह रहा हर एक में 10 घटाओ, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे ही 120 तक 10 घटाओ, तो सब में 10 घटाने का मतलब एवरेज भी 10 कम हो जाएगा। सुनना मेरी बात, स्टार्टिंग में एवरेज कितना था 80, अब कह रहा कि हर एक मान में, एवरेज ले लो या मीन ले लो बात बराबर ही है, आप मीन कहो या एवरेज कहो सेम ही चीज है। स्टार्टिंग में एवरेज कितना था सर
80 था, ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि हर एक डेटा में 10 कम करो। अगर 120 के 120 में प्रत्येक में 10-10 कम करे तो एवरेज भी 10 कम हो जाएगा। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा? तो न्यू मीन आप क्या कहोगे? सर 10 कम हो जाएगा, 80 में से 10 कम कर दो, कितना? 70। सीधा सीधा काम था। आगे क्या कह रहा है? तथा प्रत्येक संगत परिणाम को 7 से विभाजित कर दिया जाता है। जितने भी डेटा है पहले सब में 10 कम करो, फिर प्रत्येक में 7 का भाग लगाओ। प्रत्येक में 7 का भाग लगाओगे तो मीन में भी 7 का भाग लगाना पड़ेगा, एवरेज में भी 7 से काट दो, कितनी बार? 10 बार। तो भैया हमारे पास क्या पूछा? नए समूह का माध्य क्या होगा? तो नए समूह का माध्य क्या होगा? 10 होगा। समझना। मान लो कहता कि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया गया तो आप 10 एवरेज में बढ़ा देते। बोलता फिर प्रत्येक में 10 का गुना कर दिया गया तो उसमें 10 का गुना कर देते, वही आपका न्यू मीन हो जाता है। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। कह रहा है सुदर्शन और अब्राहम 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है? सुदर्शन के चयन होने की संभावना। जो सुदर्शन है ना, उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। फिर जो अब्राहम है, जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं, उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। कह रहा उनमें से किसी के भी चयन न होने की संभावना ज्ञात करें। याद है पहले तो ये दोनों घटना इंडिपेंडेंट है, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर दोनों घटना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फिर हमसे इसमें क्या कह रहा है? नाइदर नॉर निकालने के लिए। नाइदर नॉर निकालने का मतलब समझ गए भाई? आपसे यही तो कह रहा है कि ए यूनियन बी के ऊपर बार। बोलो हाँ या ना। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक में से ए यूनियन बी, या तो ए या तो बी, आइदर और वाला घटा दोगे एक में से तो नाइदर नॉर आ जाएगा। इसी को मैंने कहा था, याद करो, समझाया था। इसी को हम ऐसा लिखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। बोलो हाँ या ना। मतलब मेरा काम क्या है कि अगर ये वाला वैल्यू निकाल ले, ए यूनियन बी निकाल ले और एक में से घटा दे तो नाइदर नॉर आ जाएगा, ए यूनियन बी के ऊपर डैश आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? बताओ अगर केस इंडिपेंडेंट का है, केस इंडिपेंडेंट का है तो क्या सिखाया था? एक माइनस पहले का नॉट और दूसरे का नॉट, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट का गुना करके एक में से घटा दो जब घटनाएं क्या इंडिपेंडेंट है। अब चलो एक एक करके करते हैं। ये वाला किसका है? तो मैं लेता हूं सुदर्शन का, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सुदर्शन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। तो नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/3। 3 में से 1 घटाया, 2/3। अब्राहम की बात करें तो अब्राहम की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। तो नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/5। इसको सरल कर दो, 1 माइनस 8/15। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना होगा? 7/15। बोलो हाँ या ना। ये तो किसकी प्रोबेबिलिटी है? तो आइदर और की, या तो ए या तो बी की सिलेक्ट, या तो सुदर्शन या तो अब्राहम की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। हमें तो नाइदर नॉर चाहिए, तो इसमें से इस वैल्यू को घटा दो, किसको? 7/15 को। तो बताओ वैल्यू क्या आएगा? 8/15। बताओ वैल्यू क्या आएगा? 8/15। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट उत्तर। पर पढ़ के समझ में आना चाहिए कि घटना इंडिपेंडेंट है। सब थ्योरी में समझा रखा है कि कैसे कैसे करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब बताओ, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन पे तो काफी क्वेश्चंस आ गए, और ऐसे क्वेश्चंस को जब तक आपको डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का रूल नहीं पता है, थ्योरी नहीं पता, आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए कहा था कि जाओ रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे इनका थ्योरी कंप्लीट करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ो, पूरा थ्योरी कंप्लीट करो, तब जाकर ज्यादा मजा आएगा। सारे क्वेश्चन फिर आप कर पाओगे। क्या कह रहा? 8 व्यक्ति को 3 अलग अलग ब्रांड की 3 गाड़ियों में शहर ए से शहर बी तक ले जाया जाता है। देखो 8 व्यक्ति है, 3 कार में ले जाना है अलग अलग ब्रांड की, मतलब 3 भागों में बांटना है 8 को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक गाड़ी में अधिकतम 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 3 से ज्यादा व्यक्ति किसी में नहीं बैठ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, पहली ब्रांड वाली कार में 3 बैठा दिए, दूसरी वाली में भी 3 बैठा दिए, तो तीसरी में 2 ही तो बैठ पाएगा। ऐसा ही तो एक ही तो बनेगा, 3 3 2 का। मतलब 8 को 3 3 2 में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या समझाया था कि कितने को करना है? 8 को। तो 8 फैक्टोरियल। यह 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 2 एक बार तो 2 फैक्टोरियल। साथ में यह तीनों का रिपीट कितनी बार हो रहा है? 3 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग। ये तो मेरा क्या हो गया? डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो यह कितने भाई? ये 3 3 3 2,
3 3 2, तो ऐसा भी हो सकता है 3 3 2, ऐसा भी हो सकता है 3 3 2, तो ये 3 तरीके से आपस में अरेंज भी हो जाएंगे, इसीलिए 3 फैक्टोरियल का गुना। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब इनको सरल कर देना है। मुझे एक चीज बताओ, 8 फैक्टोरियल का मान क्या आपको रटवा रखा है 40 320? बोलोगे हाँ। ये 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल है, बोलो हाँ या ना। यहां भी 3 फैक्टोरियल है, बोलो हाँ। ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 2, ठीक है। बताओ ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 3 फैक्टोरियल के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक मिनट, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 3 फैक्टोरियल के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने क्या कहा सर, एक मिनट रुक जाओ, पूरा सही से कर लो। ये 8 फैक्टोरियल के लिए 40 320, ठीक है, गुना 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल के 6 लिख सकता हूं, दूसरा 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देता हूं। ये 2 फैक्टोरियल के 2, 2 फैक्टोरियल के 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, और क्या कट जाएगा, तो 4 से काट दो। बताओ 4 से एक बार 0, ठीक है, फिर 0 8 0, हाँ या ना। फिर 6 से काट दो, बताओ 6 कम 6 कितना बचेगा, 4 0 40, 6 36, फिर कितना बचेगा 4 और 8, 6 8 48 और 0, तो कितना आंसर हो जाएगा 1680। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 1680, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैलकुलेशन ही करना था। 8 व्यक्ति हैं, 3 अलग अलग ब्रांड वाली कार में ले जाना है। एक कार में 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 3 3 2 यही 3 बन पाएगा। मतलब 8 को 3 3 2 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 फैक्टोरियल 3 2 बार आया तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 3 डबल बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल का भाग। ये 3 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ये आपस में अरेंज होगा। ये पहली कार है, ये दूसरी कार है और ये तीसरी कार है। ऐसा भी तो हो सकता है ये 3 तीसरी में जाए, ये 2 दूसरी में जाए और ये 3 पहली में जाए, इस टाइप से भी हो सकता है, इसीलिए 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। सही कितना, 1680। कॉन्सेप्ट सीख लिए होते तो ये बहुत ज़्यादा आसान लगता, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पेपर नंबर 11 का क्या था, सॉल्यूशन था। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया नहीं था, आसान सा था। थ्योरी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको विश्वास है, आपने सही तरीके से पढ़ा है, तो हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।